आज आप लोग क्लास 10 में जो रिवीजन चैप्टर चल रही है उसमें से पार्ट 3 जो कि चैप्टर का नाम आपका दिया हुआ है परिवहन। उस परिवहन चैप्टर में हम लोग पहले अगले सप्ताह में कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं। अब जो शेष रहा है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या चीज़ बचा हुआ है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें से जो आपका किताब में क्लास 10 में परिवहन चैप्टर में क्वेश्चन है कि लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन का वाहक है। कैसे है ऑक्सीजन का वाहक, उसके बारे में हम लोग जानना चाहेंगे। तो लाल रक्त कोशिका जो है, उन लाल रक्त कोशिका में एक विशेष प्रकार का वर्णक, प्रोटीन वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। कहीं कोई दिक्कत? यानी लाल रक्त कोशिका में एक विशेष प्रकार का वर्णक, प्रोटीन वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और यह हीमोग्लोबिन क्या करता है कि हीमोग्लोबिन का जो एक अणु है वह एक अणु की क्षमता ऑक्सीजन के 4 अणुओं से संयोग करता है, संयोजन होता है। और जब यह संयोजन होता है तो यही जो विलक्षण गुण इसमें मौजूदगी है, इसी के कारण से लाल रक्त कोशिका को ऑक्सीजन का वाहक कहा जाता है। क्या समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत है? यदि क्वेश्चन पूछे, आपको प्रश्न कर दिया जाए कि लाल रक्त को ऑक्सीजन या लाल रक्त कोशिकाओं को ऑक्सीजन का वाहक क्यों कहते हैं, यह क्वेश्चन कर दिया जाए कि लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन वाहक है कैसे, तो बिल्कुल आसान से आप बता सकते हैं कि लाल रक्त कोशिकाओं में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन वर्णक हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन का एक अणु की जो क्षमता होती है वह ऑक्सीजन के 4 अणुओं से संयोजन करता है। और इसी विलक्षण गुण के कारण से लाल रक्त कोशिकाओं को ऑक्सीजन का वाहक कहा जाता है। क्या कोई दिक्कत है? किसी को याद रह गया तो आप वो बता सकते हैं, तो बताइए क्या? कहीं कोई दिक्कत है? अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है श्वेत रक्त कोशिकाएं लाल रक्त कोशिकाओं से किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, श्वेत रक्त कोशिकाएं लाल रक्त कोशिकाओं से किस प्रकार भिन्न है, ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप लिख देंगे कि लाल रक्त कोशिका और श्वेत रक्त कोशिका में निम्नलिखित भिन्नताएं पाई जाती है। और उसके बाद आप पहला पॉइंट में 2 कॉलम बना देंगे, एक लाल रक्त कोशिका का, दूसरा श्वेत रक्त कोशिका का। कहीं कोई दिक्कत है? तो लाल रक्त कोशिका होता क्या है और श्वेत रक्त कोशिका में क्या होता है, इसके बारे में पहला पॉइंट देखिए। पहले श्वेत रक्त कोशिका की चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट, तो श्वेत रक्त कोशिका को ग्लूकोसाइट्स भी कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? इसको श्वेत रक्त कोशिका को ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। अब पहला पॉइंट लाल रक्त कोशिका का लिखेंगे तो लिखेंगे कि लाल रक्त कोशिका को एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। एक एक पॉइंट दोनों का हो गया। अब दूसरा पॉइंट अगर श्वेत रक्त कोशिका का लिखेंगे तो उसमें लिखेंगे कि श्वेत रक्त कोशिकाओं में प्रोटीन वर्णक हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। और लाल रक्त कोशिकाओं में लिख देंगे कि लाल रक्त कोशिकाओं में प्रोटीन वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। श्वेत रक्त में नहीं पाया जाता है और उसमें पाया जाता है। कोई दिक्कत है? 2 पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट अगर देखें तो श्वेत रक्त कोशिका जो है वह शरीर में रोग वाहक होता है, रोग रोधक होता है, प्रतिरक्षक यंत्र की तरह काम करता है। कौन? श्वेत रक्त कोशिका। कोई दिक्कत? तीसरा पॉइंट में लिखेंगे श्वेत रक्त कोशिकाएं शरीर में प्रतिरक्षक की तरह कार्य करता है। कोई दिक्कत? अब तीसरा पॉइंट अगर हम ले लें किसका? लाल रक्त कोशिका का, तो इसमें लिख देंगे कि लाल रक्त कोशिका शरीर में श्वसन गैसों का परिवहन का कार्य करता है। श्वसन में जो हम ग्रहण करते हैं ना ऑक्सीजन, इसको अंदर ले जाने का काम करता है, मिश्रित होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड को सूत्रक से वायु से बाहर निकालने का भी काम करता है, अर्थात परिवहन का काम करता है, ले जाना और लाना। कहीं कोई दिक्कत है? लिख लेंगे कि लाल रक्त कोशिका और श्वेत रक्त कोशिका में क्या अंतर है, ये कह दिया जाए, या इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए कि श्वेत रक्त कोशिकाएं लाल रक्त कोशिकाओं से किस प्रकार भिन्न है। तो आप आसान से लिखें कि लाल रक्त कोशिका और श्वेत रक्त कोशिका में निम्नलिखित अंतर है या निम्नलिखित भिन्नताएं पाई जाती है। कहीं कोई दिक्कत? पहला पॉइंट में लिख देंगे कि श्वेत रक्त कोशिकाओं को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं और लाल रक्त कोशिकाओं को एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। कहीं कोई दिक्कत है? अब दूसरा पॉइंट अगर ले लेंगे तो श्वेत रक्त कोशिकाओं में प्रोटीन वर्णक हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता और लाल रक्त कोशिकाओं में प्रोटीन वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। कहीं कोई दिक्कत? एक पॉइंट हुआ? 2 पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट में लिख देंगे कि श्वेत रक्त कोशिका शरीर में प्रतिरक्षक का काम करता है। कोई दिक्कत? और लाल रक्त कोशिका में या लाल रक्त कोशिका शरीर में श्वसन गैसों का परिवहन करता है या आदान प्रदान करता है। कहीं कोई दिक्कत? हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है कि रक्त पट्टी कानून का क्या महत्व है। ये आसान सी बात है कि जो रक्त पट्टी कानून है उसका क्या महत्व है। तो रक्त जो देखते होंगे उसमें कहीं अगर कट जाता है तो देखते होंगे जम जाता है, ऐसा देखते हैं ना। तो इस प्रकार से रक्त जमने की क्रिया में एक पट्टिकाणु जो है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। रक्त को जमने में रक्त पट्टिकाणु बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और जो हमारा शरीर है ना, जैसे उंगली कट जाता है, नहीं, हाथ कट जाता है, किसी प्रकार से कट जाता है ना भाई, माथा फूट जाता है, नहीं,
तो ये शरीर का जो अंग कट जाता है, तो कटे हुए स्थान पर आपने देखा होगा कि कई ऐसे लोग जिनका खून बहाना चालू होगा तो बंद होने का नाम नहीं लेता। तो ये जमने की क्रिया में, खून को जमने की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है रक्त पट्टिकाणु। और ये रक्त पट्टिकाणु, ठीक है, जब हमारी हाथ या कहीं कोई अंग कट जाता है तो उस कटे हुए या फटे हुए जो स्थान है उनके द्वारा क्या होता है कि थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ निकलता है, जो कि हमारे रक्त को क्या करता है, थक्का बनाने के लिए काम करता है। और यही जो है भिन्न भिन्न प्रकार से थैरोम्बोबिन प्लाज्मा में उपस्थित होकर के ज्वलनशील हो जाता है। प्रोटीन है, हाइड्रोकार्बोनिल है या अघुलनशील हाइड्रोलोजिन है, ये सारे चीज़ों में बदल देता है, अर्थात आरबीसी में बदल देता है। और यही आरबीसी के साथ रक्त का थक्का बना लेता है। और फिर जो कटे फटे हुए स्थान है उसमें से रक्त का बाहर जो निकल रहा था, बह रहा था, वह बहना बंद हो गया। क्या लिख लेंगे? हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि धमनी और सीरा में क्या अंतर है? एक है धमनी, दूसरा है सीरा। तो धमनी और सीरा में क्या अंतर है? ठीक है, तो आसान से लिख लेंगे कि धमनी जो है, पहला ऊपर में लिखेंगे हेडिंग में कि धमनी और सीरा में निम्नलिखित अंतर है। कोई दिक्कत? अब धमनी का पहला पॉइंट लिखिए कि धमनी रक्त को हृदय से पूरे शरीर में प्रवाहित करे। ठीक है, क्या कि धमनी रक्त को हृदय से लेकर के पूरे शरीर में प्रवाहित करती है। और धमनी और सीरा क्या करता है कि सीरा रक्त को पूरे शरीर से इकट्ठा करके हृदय में ले जा करके देता है। ठीक है, हो जाएगा कि सीरा शरीर में जितना भी खून है वह सबको एकत्रित करके हृदय में पहुंचा देता है, हृदय में एकत्रित करता है। और धमनी क्या करता है कि हृदय से शरीर के पूरे अंग में फैलाने का काम करता है। ठीक है, एक का काम जमा करना, दूसरा का काम छिड़ियाना, फेंकना नहीं, एकदम आसान है। धमनी का काम सभी जगह संचालित करना और सिरा का काम एकत्रित करना। कहाँ? हृदय में। कोई दिक्कत है? पहला पॉइंट आसान से याद हो जाएगा। हाँ, अब बात आती है दूसरा पॉइंट की, क्या लिखेंगे? तो दूसरा पॉइंट में लिखेंगे कि धमनी में रक्त जो है तेजी से जर्क के साथ धक 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 नहीं करता है, उसी तरह से जर्क के साथ प्रवाहित होता है धमनी में। कोई दिक्कत? जर्क फव्वारा के साथ ही तेजी से धक 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 नहीं होता है ऐसे, उसी तरह से जर्क के साथ हल्का जर्क करता है। स्पीड जो कहते हैं, तीव्र गति से। ठीक है, लिख लेंगे कि धमनी में रक्त तेजी से जर्क के साथ प्रवाहित होता है। कहीं कोई दिक्कत? अब बात आती है कि सीरा में जर्क नहीं होता। सीरा में क्या नहीं होता है? जर्क नहीं होता। और रक्त प्रवाह की जो चाल होती है वह धीरे धीरे होता है, उसमें तेजी होता है और कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है धमनी की जो तीसरा पॉइंट, धमनी की जो गुहा होती है वह पतला होता है और सीरा का जो गुहा होता है वह चौड़ा होता है। कोई दिक्कत? धमनी का गुहा पतला होता है और सीरा का गुहा चौड़ा होता है। हो जाएगा? बोल लेंगे? हो जाएगा ना आसान से।
तो बताइए धमनी और शिरा में क्या अंतर है? हो जाएगा, हो जाएगा ना। चलिए आगे देखिए कि रक्त के द्विगुण परिवहन, रक्त के द्विगुण परिवहन का क्या कार्य है? तो रक्त के द्विगुण परिवहन, जब शरीर जो है, हमारा जो शरीर है ना, जब शरीर में रक्त का परिवहन होता है, यानी एक चक्र को पूरा करता है, तो उसमें से जो रक्त है वह रक्त हृदय से होकर के 2 बार गुजरता है। ठीक है, हृदय से कितनी बार गुजरता है? 2 बार गुजरता है। और ऐसी जो रक्त की परिसंचरण होता है ना, आना जाना जो 2 बार होता है ना, तो ये जो परिसंचरण का गुण होता है, इसी को द्विगुण परिसंचरण कहता है। और मनुष्य में जो है द्विगुण परिवहन ही होता है। क्या लिख पाएंगे कि जब शरीर में रक्त परिवहन के एक चक्र को पूरा करने में रक्त हृदय से होकर 2 बार गुजरता है, तो ऐसा एक परिसंचरण तंत्र कार्य करता है। यह परिसंचरण को द्विगुण परिसंचरण कहते हैं और मनुष्य में द्विगुण परिवहन होता है। क्या लिख सकते हैं? हो जाएगा आपका चैप्टर यहाँ जो है आकर के क्या हो जाता है? समाप्त।